नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का जो आपका एग्जाम होना है उसका पेपर 1 यानी सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कराने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों 5 प्रैक्टिस सेट सामान्य ज्ञान के हो चुके हैं। इसके अलावा हिंदी के भी 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो ये सामान्य ज्ञान का 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन है आपके गेहूं, आलू, मूंगफली। बी ऑप्शन में है गेहूं, आलू, गन्ना। सी ऑप्शन में है आलू, गन्ना, कपास। और डी ऑप्शन में है आलू, गन्ना, धान। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर है बी ऑप्शन। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गेहूं, आलू और गन्ना, यानी यहां पर बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। गेहूं, आलू और गन्ना फसलों का अग्रणी उत्पादक उत्तर प्रदेश है। गेहूं के शीर्ष 3 उत्पादक राज्यों की अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब हो जाते हैं। वहीं आलू के अगर शीर्ष 3 उत्पादक राज्यों की हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार आ जाते हैं। गन्ना की अगर हम बात कर लें, गन्ने की अगर हम बात कर लें तो 3 उत्पादक राज्य इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक इसमें आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादक है? प्रति हेक्टेयर बताना है आपको। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। डी ऑप्शन दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राज्यों में पंजाब राज्य चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है और कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक है। ये तो हम आपको पिछले ही प्रश्न में बता चुके हैं। और पंजाब की उत्पादकता सर्वाधिक है चावल में। चावल के अन्य अगर हम राज्यों की बात कर लें सबसे ज़्यादा कौन है तो दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ जाता है और उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद उड़ीसा का स्थान चावल उत्पादन में आता है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमरबेल तना परजीवी, चंदन जड़ परजीवी, आर्किड अधिपादप और डी ऑप्शन है घटपर्णी जलोदभिद। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा चंदन जड़ परजीवी। ये दोस्तों नहीं है सही सुमेलित, बाकी दोस्तों जितने भी हैं सही सुमेलित हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापक सुविधा केंद्र अब स्थित है। कहाँ पर है ये आपको बताना है। आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में, गोरखपुर में। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी में। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा वाराणसी में स्थित है और इसकी आधारशिला वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। इसका उद्घाटन 22 सितंबर 2016 को किया गया था और इसे वर्ष 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह संकुल 7.93 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी निर्यात लागत की बात कर लें तो 300 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? यातायात, पर्यटन, तकनीकी शिक्षा, दूरसंचार। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा दूरसंचार। ट्राई दूरसंचार की एक नियामक संस्था है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। इसका गठन की अगर हम बात कर लें तो 20 फरवरी 1997 को भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार दोस्तों, और इसका मुख्यालय की अगर हम बात कर लें तो नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? दलाल, तेजड़िया, मंदारिया, स्टैग। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दलाल। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों ही सट्टेबाजी में आएंगे। दलाल स्वयं सट्टेबाजी ना कर
शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और डे ट्रेडिंग के निवेशक होते हैं। इस प्रकार सट्टेबाज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शेयर बाजार में तेजड़िया निकट भविष्य में शेयर के भाव बढ़ने की आशा से शेयर खरीदता है। मंदड़िया निकट भविष्य में शेयर के भाव गिरने की आशा से उसको बेचता है। और स्टॉक शेयरों को बढ़े मूल्य पर खरीदने वाले होते हैं। और दलाल स्ट्रीट मुंबई में है, यहाँ शेयर बाजार अवस्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तांबा, लोहा, चांदी, मैग्नीज। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबे के लिए। तांबा खनिज के उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है। चिली दक्षिण अमेरिका में अवस्थित एक देश है जिसकी राजधानी सैंटियागो है। इसकी मुद्रा की अगर हम बात कर लें तो चिली टॉन पेसो है और विश्व में चिली तांबा का सर्वाधिक उत्पादन करता है। साथ ही यहाँ विश्व में सर्वाधिक तांबा का भंडारण भी विद्यमान है। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों 8 नंबर का अब हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन है आपके टेर्सियरी समूह, विंध्यन समूह, गोंडवाना समूह और धारवाड़ समूह। तो इसके दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा धारवाड़ समूह। भारत में धारवाड़ समूह धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है और धात्विक खनिजों में लौह अयस्क, क्रोमाइट, मैग्नीज, जिंक, बॉक्साइड, ताम्र अयस्क आदि आते हैं। धात्विक खनिजों जैसे लौह अयस्क के उत्पादक में भारत का स्थान विश्व में चौथा है। मैग्नीज अयस्क में भारत का स्थान 7वां है तथा बॉक्साइट के उत्पादन में 5वां स्थान है। भारत में सोने का सर्वाधिक भंडारण कर्नाटक में है। लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य उड़ीसा है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया गया कहलाता है? क्या कहलाता है? भूकंप मूल, अधिकेंद्र, सिस्मोसाइट और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों इसमें सी सही हो जाएगा, सिस्मोसाइट। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वाधिक रिकॉर्ड किया जाता है वह सिस्मोसाइट कहलाता है। भूकंप अध्ययन के विज्ञान को भूकंप विज्ञान यानी सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंपीय लहरों का मापन सिस्मोग्राफ यंत्र से किया जाता है। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में रेडॉन गैस की अधिकता हो जाती है। विश्व में सर्वाधिक भूकंप प्रांत महासागर की पेटी में आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बिहार। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व बिहार में सबसे ज़्यादा पाया गया था। तो ये बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? युद्ध, विपत्ति, जन्म नियंत्रण, अनैतिक व्यवहार। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जन्म नियंत्रण। यहां पर सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय जन्म नियंत्रण है। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए युद्ध, प्रकृति आपदा, महामारी, भुखमरी की स्थिति को भी एक उपाय के रूप में स्वीकारा है। माल्थस का मानना था कि संसाधनों की उपलब्धता जनसंख्या को बढ़ावा देती है। माल्थस के अनुसार माल्थस ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक में वर्ष 1971 में किया है। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? मणिपुर, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है मणिपुर। ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। मणिपुर की साक्षरता दर सर्वाधिक है। यहाँ की साक्षरता दर 79.2% है।
इसमें पुरुषों की साक्षरता की अगर बात कर ली जाए तो 86.1 है, वहीं महिलाओं की 72.4 है। मणिपुर का जनगणना तो 128 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या है 6, 7, 8, 9। तो तटीय राज्यों की संख्या है 9। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारत में तटीय राज्यों की संख्या 9 है। इसमें जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल हैं। इसमें गुजरात राज्य के तटीय सीमा की लंबाई सर्वाधिक है, लगभग 1600 किलोमीटर, और गुजरात में अयोग्य वन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा 2020 में किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है घटती है। यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषक स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। लिंडेमान के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर के दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, 90% ऊर्जा की हानि होती है। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, शीतोष्ण आर्द्र वन, और डी ऑप्शन में है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पर डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। यह वन क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश के अंदर हैं। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और यहाँ का तापमान अधिक पाया जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देशों में इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, कांगो, इंडोनेशिया और केन्या आते हैं, जो भूमध्य रेखा पर अवस्थित हैं। अधिक वर्षा होने के कारण पादपों में विविधता पाई जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? आगरा, इलाहाबाद, खुर्जा, मेरठ। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद यानी जो वर्तमान में प्रयागराज है, निर्यात विकास केंद्र नहीं है, जबकि आगरा, खुर्जा और मेरठ शहर निर्यात विकास केंद्र के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1999 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन ब्यूरो की स्थापना की गई। तो इस प्रकार दोस्तों इलाहाबाद यानी बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, शाहजहांपुर। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध नगर। नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। इस जिले की स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी। नोएडा दिल्ली से लगा एक उपनगरीय क्षेत्र है जिसका नाम न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के संक्षिप्तीकरण से बना है। यहाँ पर नॉलेज पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक सिटी आदि अवस्थित हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या हो सकती है? कितनी हो सकती है? 40 तथा 450, 50 तथा 450, 50 तथा 500, 60 तथा 500। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर सही हो जाएगा 60 तथा 500।
संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या 60 और 500 हो सकती है। यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा। यहां पर दोस्तों डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है अनुच्छेद 17, यानी यहां पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। इस अनुच्छेद के द्वारा समाज में समानता स्थापित करने पर बल दिया गया है। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत के व्यवहार को दंडनीय अपराध घोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ, कानपुर। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सहारनपुर। कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला प्रसिद्ध है। सहारनपुर में घंटी उद्योग, लोहे के बांट उद्योग आदि के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर की यहां पर बात की गई है, तो गोरखपुर काहे के लिए प्रसिद्ध है आपको बता दें, टेरीकोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वहीं मेरठ खेल सामान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और कानपुर वस्त्र उद्योग, औषधि निर्माण उद्योग और रंग रोगन आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र संस्कृति केंद्र स्थापित है। कहां पर है आपको बताना है, आगरा में, वाराणसी में, इलाहाबाद में, बरेली में। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है, यानी सी ऑप्शन दोस्तों यहां पर सही उत्तर हो जाता है। आइए आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। क्या मापता है? ऑप्शन है आपके, उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत के मामूली परिवर्तन को। बी ऑप्शन में है उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। सी ऑप्शन में है उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में कुल परिवर्तन को। और डी ऑप्शन में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। उत्पादन कीमत सूचकांक के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापा जाता है। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अलग है, क्योंकि यह उन उद्योगों के दृष्टिकोण से लागत को मापता है जो उत्पाद बनाते हैं, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से कीमत को मापता है। उत्पादक कीमत सूचकांक ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी किया जाता है। तो यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए संजय ने कहा, इसकी मां मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई तथा बहन नहीं है। संजय किसके चित्र को देख रहा है? तो यहां से दोस्तों आप इसको पकड़ सकते हैं, इसकी मां, यानी इसकी मां कोई, यहाँ पर अगर एक हम डायग्राम, ये चित्र रखा हुआ, अगर हम यहाँ पर एक चित्र को मान लें तो इसकी माँ यानी ऊपर जाएगा और माइनस का साइन आएगा। इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र, यहाँ से हम ले लेते हैं मेरे से, मेरे पिता के पुत्र, ये मेरा हो गया, मेरे पिता यानी ये साइन हो गया पिता के पुत्र, वापस यहां पर आ जाएगा और कहा गया इनका भाई नहीं है, तो की पत्नी, इन्हीं की पत्नी हो जाएगी, इन्हीं की पत्नी हो जाएगी। तो इन्हीं की यहां पर फोटो और इसी की मां की बात की गई है, यानी ये
यानी ये इनके पिता हो जाएंगे, यानी ये इनका पुत्र हो जाएगा। तो अपने पुत्र की दोस्तों बात कर रहा है, तो ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में थारू जनजाति निवास कर रही है? बिहार तथा मध्य प्रदेश, झारखंड तथा बिहार, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास कर रही है। इस जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी के उत्तरी भाग में निवास करती है। ये किरात वंश के हैं और कुछ विद्वानों के अनुसार ये लोग थारू मरुस्थल में आकर यहाँ बसे हैं, जिस कारण ये थारू कहलाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की गई थी? थाईलैंड, चीन, सिंगापुर, मलेशिया। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिंगापुर। वर्ष 2019 में सिंगापुर में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की गई थी। सिंगापुर ने जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक समझौतों को प्रभावी बनाने के रूप में कंपनियों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने हेतु इस टैक्स की घोषणा की थी। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास? अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की क्लास में कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।